इनका नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा। मेरी बेगुनाही पर तूने अपनी गवाही क्यों नहीं दी? निर्माता, निर्देशक और राइटर सैयद अमीर हैदर कमल नकवी यानी कमाल अमरोही की यादगार फिल्में आज भी नई पुरानी पीढ़ी के दिलों में जिंदा है। दुनिया की अजीम सल्तनत का मजबूत तख्त डगमगा जाए। कमाल अमरोही और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की लव स्टोरी हिंदी सिनेमा जगत में आज भी एक मिसाल की तरह है। लगभग 5 दशक तक फिल्मों में काम करने वाले और वहां पर अपनी कला के माध्यम से राज करने वाले कमाल अमरोही मशहूर पाकिस्तानी शायर जॉन एलिया के चचेरे भाई थे। कमाल अमरोही ने कुल मिलाकर 21 फिल्मों में अपना योगदान दिया। इन फिल्मों में कमाल अमरोही ने अलग अलग रूप में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। समय के साथ साथ कमाल अमरोही की भूमिका सिनेमा जगत में अलग अलग रूपों में नजर आती रही। कभी निर्माता, कभी निर्देशक, कभी कहानीकार, कभी पटकथा तो कभी संवाद लिखने का काम किया। कमाल अमरोही ने कई फिल्मों में गीत भी लिखे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कमाल अमरोही साहब के जिंदगी का एक अलग ही पहलू देखने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार से जिन्होंने कमाल अमरोही साहब का इंटरव्यू किया था। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार सिन्हा जी का कमाल अमरोही तक पहुंचने का भी एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है, जो आज हम उन्हीं की जुबानी सुनने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब आप कमाल अमरोही साहब का इंटरव्यू लिए होंगे तो उस समय आपकी उम्र क्या होगी? ये धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये मुझे लगता है कि शायद मैं 30 या 32 साल का रहा होऊंगा। अच्छा। मैं यहाँ पे एक्चुअली मुंबई आया था, मेरी नौकरी थी। मैं यहाँ पे बीमा कंपनी में अधिकारी था और लिखने का शौक मुझे काफी था और उस शौक को पूरा करने के लिए मैंने लिखना शुरू किया यहाँ पे। तो मेरी मुलाकात हुई कई लेखक लोगों से यहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप फिल्म लिखो, जो फिल्म के लोग हैं उनसे मिलो जुलो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप मुंबई में हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैंने कहा शुरू करता हूँ। तो धीरे धीरे मैं इस क्षेत्र में आ गया। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो भी अखबार थे उस जमाने के अच्छे अखबार थे, वहां मैंने लिखना शुरू किया। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि लगभग हर हफ्ते एक आर्टिकल मेरा आता ही था। फिल्म, पूरा पेज फिल्म का मुझे मिलता था। और ये कहिए कि उस जमाने में मेरी पहचान बन गई। लोग मुझे पहचानने लगे, जितने पीआरओ थे, जो लोग जुड़े हुए थे फिल्मों से, प्रोडक्शन कंट्रोलर, ये मुझसे इनसे मेरी पहचान होती चली गई। और धीरे धीरे मैं काफी अब यूं कहें कि मैं चर्चे में आ गया कि भाई मैं भी कोई हूँ जो इंटरव्यू का लिया कर। तो मेरा एक अपना वो था कि मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू करूं जो ग्लैमर में तो है, लेकिन ग्लैमर के अलावा उनका एक बैकग्राउंड है, उनकी कुछ ऐसी शख्सियत है जो लोग जाने जाते हैं अपने नाम से। तो कमाल साहब का नाम मेरे जहन में काफी दिनों से घुमर रहा था कि मैं इनसे मिलूंगा, लेकिन मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिल रहा। 21 साल की बात कर रहे हैं आप? ये लगभग मुझे लगता है कि 92 या 93 की बात होगी। अच्छा, ठीक है। तो मुझे उस समय मेरे इनके थे सिंह साहब हुआ करते थे, जो उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर थे कमाल साहब के। उनका मुझे नंबर मिला, मैंने फोन किया उनको कि साहब मुझे इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ा मुश्किल सा काम है, कोशिश करता हूँ कि शायद मैं समय दिला पाऊँ आपका। और अब जानते हैं उस समय मोबाइल था नहीं, संपर्क करना बड़ा मुश्किल था, फोन से ही करना है। फोन उठ गया तो ठीक, मेरा तो कोई बात नहीं है। खैर, एक दिन मैं, इसे संयोग कहिए आप या खुदा का आशीर्वाद कहिए मेरे ऊपर, कि मुझे निदा पाजली जी का फोन आया कि तुमने आपने मुझे मेरा इंटरव्यू करना था, सो आप संडे को स्टूडियो महबूब में बांद्रा में आ जाओ, तो मुलाकात मेरी आपसे हो जाएगी। मैंने कहा आता हूँ साहब।
मैं कहाँ मिलेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि एक काम करना, महबूब के बाहर कॉर्नर पर एक रेस्टोरेंट है ईरानियों का कैफे, वहां खड़े रहना आप, मैं वहीं मिलूंगा आप। मैं वहां 12 बजे खड़ा हो गया करके। थोड़ी देर में मुझे दिखे निदा फाजली जी, वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, बात करनी है, पर उन्होंने कहा कि बात आज आपसे हो नहीं पाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं हो पाएगी? उन्होंने कहा कि मुझे कमाल साहब ने बुलाया है, स्टूडियो कमालिस्तान जाना है मुझे अंधेरी में। मैंने कहा सर एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे उनको देखना है कि वो कैसे हैं। उन्होंने कहा कि सच में चलना है? मैंने कहा चलना है सब, आपकी है तो चलता हूँ आपके साथ में। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, टैक्सी में बैठ जाते हैं, हम बात भी करते रहेंगे और वहां पहुंच जाएंगे, फिर जो होगा आप बात भी कर लीजिएगा। मैंने कहा इससे आगे मुझे क्या चाहिए, अंधे को दो आंख। मैंने कहा चलता हूँ। टैक्सी में बैठ गए हम और उनसे मेरी बात होती रही। जो उनका मुझे इंटरव्यू करता निदा साहब का, वो करता रहा। जब वहां पहुंचे हम लोग, तो वहां मैं गया साथ में उनके। तो जो मेरे जहन में एक तस्वीर थी कमाल साहब की, मतलब एक ऐसा संजीदा चेहरा, एक बड़ा ही सूझबूझ वाला इंसान। तो थोड़े बीमार थे उन दिनों में वो। अच्छा। काफी अस्वस्थ दिख रहे थे, लेटे हुए, एक पलंग टाइप का था, वहां लेटे हुए थे। उन्होंने मेरा परिचय कराया निदा साहब ने कि ये पत्रकार है राजेश जी, ये मिलना चाहते हैं आपसे। तो उनके असिस्टेंट ने कहा कि नहीं अभी टाइम नहीं है साहब के पास। बट कमाल साहब ने कहा कि नहीं बात करते हैं ना, कोई बात नहीं, आया है तो बात करते हैं। तो उठ के बैठ गए कमाल साहब। और एक अजीब बात थी कि जितना मैंने उनको प्यार किया उतना ही दर्द दिया उनको मैंने। अच्छा, ये उनका मतलब मानना था? उनका ही शब्द है कि जितना मैंने उनको प्यार किया उतना ही दर्द दिया और उतना ही दर्द सहा मैंने। आप जो ये जानकारी दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि किसी भी पब्लिक डोमेन में ये बात कमाल साहब को लेके नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे मैं कहूंगा साहब विजय जी की एक संयोग था, शायद मेरा उनसे मिलना तय था, मैं उनसे मिल पाया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने कमाल अमरोही साहब का इंटरव्यू लिया है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि कमाल अमरोही साहब के बारे में बहुत सी चीजें मतलब इंटरनेट पे उनके शख्सियत को लेके जो बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। अगर मैं संदर्भ में जोड़ूं मीना जी के और उनके संबंधों के बारे में, तो उस पर तो खैर हम लोग चर्चा करेंगे। वो ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से बहुत ही आशिक मिजाज थे। तो क्या आप मतलब पहली मुलाकात में मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कोई चीज आपके सामने आया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक धृष्टता कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सर कि अगर जो चीजें गूगल पे और बाकी सब जगह पे, तो बहुत सारी चीजें कभी कभी प्रोजेक्ट भी की जाती है, किसी के इमेज को बिल्ड किया जाता है, किसी के इमेज को ध्वस्त किया जाता है। तो ये जो सवाल आ रहा है कि बचपन से ही वो आशिक मिजाज थे, इसमें आपका क्या मानना है? विजय जी ये बात शायद सच है। अच्छा। क्योंकि जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो निदा साहब ने बीच में मुझे उनसे ये सवाल उनसे किया था। अच्छा। कि सर आप तो बड़े आशिक मिजाज पहले से रहे हैं। तो हंसने लगे। मैंने कहा उन्होंने कहा तुमसे किसने कहा? कहानी सुना है मैंने। तो थोड़ी मेरी भी मतलब कि मेरा भी थोड़ा वो अंदर बल आया, मैं उनसे पूछ सकूं। मैंने कहा थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? तो हंसने लगे। बोले अब देखो पूछ लिया, बताता हूँ तुमको। शायद मेरी उस समय उम्र थी 14-15 साल। उन्होंने कहा कमाल साहब ने, मैं शायद रहा हूँगा 15 साल का। और मेरे मोहल्ले में जहां मैं रहता था, उस शादी में एक तवायफ आई थी चंदौसी से मुजरा करने के लिए। मैंने सुना कि बड़ी खूबसूरत है। मेरा दिल आ गया
देखता हूँ। रात में अच्छा। घर से निकल के चुपके से वहां पहुंच गया मैंने होल नाइट डांस देखा। सेकेंड डे फिर गया, थर्ड डे फिर चला गया। चौथी रात जब मैं जा रहा था सुबह में, तो मेरी ताई जी ने देख लिया मुझे। उनके बाद मालूम पड़ा कि मैं जाता हूँ। उन्होंने काफी डांटा मुझे, और डांटने के साथ साथ उस तवायफ को यह आदेश दिया कि तुम यहां से चली जाओ। और चूंकि हम लोग का जो घराना था, वो घराना काफी बड़ा था, हम लोग जमींदार टाइप के थे, मोहल्ले में रसूख था हमारा, तो वो तवायफ वहां से चली गई। अब लेकिन उसका जादू मेरे जहन में, मेरे दिमाग पे इस कदर चढ़ गया था कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया। अच्छा। मैंने कहा मुझे उससे मिलना ही है, नहीं मिलूंगा तो मैं कुछ कर लूंगा। मेरे घर वाले मुझे बोलते रहे कि नहीं क्या करते हो। एक दिन मैंने 50 रुपए का नोट घर से लिया, बाहर निकल गया, जा करके चंदौसी की गाड़ी में बैठ गया। चंदौसी पहुंच गया। पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म से बाहर आया, घूमते घूमते एक दुकान के पास पहुंचा, तो न पता उसका मेरे पास है, न कोई ठिकाना मेरे पास है। मैं कहाँ ढूंढूं उसको, तो मुझे रुलाई आ गई, मैं रोने लगा। तो जो तवायफ थी, उसकी एक नौकरानी थी, उसने मुझे देखा, वो वहां साथ में थी मुजरा में। उसने मुझे देखा, पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे मिलने आया हूँ। तो वो ले गई उसके पास मुझे। उसने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो, तो मैं मुझसे निकल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हंसने लगी। उसने कहा देखो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, ये प्यार करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम अभी घर चले जाओ, जब बड़े होना तो मुझसे मिलना। फिर मैं आ गया घर पे। लेकिन वो जो मेरे दिल पे जो बात थी ना, वो जो प्यार का पहला कहते हैं ना, वो पहला पत्थर मुझे उस तवायफ के प्यार से मिला था। और उन्होंने यही बताया मुझे कि कई दिनों बाद, कई सालों बाद, मैं एक बार जा रहा था लाहौर से अमरोहा। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में एक जंक्शन पड़ता है, लश्कर नाम है उसका। वहां जब गाड़ी रुकी तो मैंने एक लड़की को देखा जो बुरके में थी, और उसकी आंखें मुझे दिख रही थी, और वो आंखें वही थी जो उस तवायफ की थी। अच्छा। मेरी बात तो उससे हुई नहीं, लेकिन उसने मुझे आंखों ही आंखों में कह दिया कि वो वही है। और फिर गाड़ी खुल गई, तो मैं रोने लगा, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये लड़की, मतलब उस जमाने में मुझे थी, आज ये दिख रही है ऐसी। बट वो प्यार मेरा, अब यूं कहते हैं ना कि जो एक पहला प्यार होता है वो जाता नहीं है, वो प्यार फिर मुझे परेशान करने लगा। लेकिन खैर वो तो एक वाकया था, पर ये बात जरूर है कि मैं आशिक मिजाज था, मैं मानता हूँ। आप जो ये जानकारी दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि किसी भी पब्लिक डोमेन में ये बात कमाल साहब को लेके नहीं है। मुझे ऐसा लगता शायद है नहीं होगी, शायद नहीं होगी। मैं जितनी जानकारियां इकट्ठा किया हूं, मुझे ये एंगल कहीं से भी नहीं दिखा जो आप बता रहे हैं। और ये तो हमारे बातचीत थी उनके साथ। जी जी, ये तो बड़ा कमाल का वाकया आपने बताया, जो मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है ना कि जीवन जो आपको जिंदगी जिस जगह जगह लेके जाती है, तो क्या मतलब ऐसा कुछ समझा जा सकता है कि पाकीजा जो उनकी फिल्म थी, वो कहीं ना कहीं इससे वो इंस्पायर्ड थी? मैं ये कह रहा था कि जितनी भी उनसे बात हुई ना, और जब मैंने समझने की कोशिश की उनको कि वो मतलब एक ऐसे इंसान थे जिसके दिल में प्रेम जो कहते हैं ना, वो बहता है ना, फ्लो होता है प्रेम का। तो वो उनकी बातचीत से, उनके हर अंदाज में, जैसे जब वो बात कर रहे थे मीना जी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मीना जी से मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी, वो एक फिल्म थी तमाशा के सेट पे हुई थी। वहां वो थी, उनको मैंने देखा, तो उनकी आंखें जो थी वो कुछ कह रही थी, उसमें एक आमंत्रण था। मुझे लगा कि ये कुछ मुझे बुला रही है। और जब मैंने उनकी आवाज सुनी, मीना कुमारी की, उनके चेहरे को देखा, तो मैं खो गया उनके अंदर। और मैंने ठान लिया कि एक दिन
मैं इनको अपने घर लाऊंगा। जी। उनका 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 ही वर्ड था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मूर्त को देख रहा हूं, ये बुत है, बुत को देख रहा हूं, जिस बुत को खुदा ने अपने हाथों से गढ़ा है। जी। हमारे हिंदी सिनेमा की एक तरह से वो मोनालिसा थी मधुबाला जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और उनकी खूबसूरती, दोनों ही खूबसूरत अभिनेत्रियां थी, लेकिन दोनों की खूबसूरती का जो मतलब डायमेंशन था वो बिल्कुल अपने अपने शबाब पे था। जी जी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे उनकी जो फिल्म थी महल, तो महल फिल्म उन्होंने मतलब ऐसे समय में वो फिल्म बनाई जिस समय में हॉरर के बारे में शायद ही कोई सोच सकता था, और ऐसे समय में फिल्म महल बनाई। और उस समय अशोक कुमार साहब को उन्होंने लिया था जो एक बहुत बड़े स्टार थे। कि ये महल फिल्म की शुरुआत का आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया? क्या कुछ ऐसा कुछ सवाल, ऐसी बातचीत आपकी हुई क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सवाल मैंने ठीक पूछा उनसे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, सेम सब पूछे मैंने उनसे कि सर ये फिल्म जो एक मतलब रोमांचक थ्रिलर कहलाती है इस जमाने में, पहली फिल्म थी, उसका आइडिया कैसे आपको आया? तो उन्होंने कहा कि देखो, इसका आइडिया आप ये समझो कि ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिसको मैंने अपनी कविता के सहारे एक फिल्म का रूप दे दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं मैसूर से मुंबई जा रहा था बाई कार। रास्ते में देर हो गई, तो अंधेरा जब हो गया तो मैंने कहा अब आगे बढ़ना ठीक नहीं है, तो मैं रुका एक जगह पे। वहां एक डाक बंगला था। वहां वो देख कर रुक गया। मैं अंदर गया तो डाक बंगला काफी पुराना था, खंडहर टाइप ही था, लेकिन मेंटेन्ड था वो। मैं अंदर गया तो अंदर चौकीदार था, उसकी पूरी फैमिली थी, कोई और ठहरा हुआ नहीं था, कोई गेस्ट नहीं था अंदर में उसके। पर जैसे मैं अंदर घुसा कि मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, मतलब इसकी जो दीवारें हैं उससे कुछ आवाज आ रही है, ऐसा मुझे लगा, मुझे फील हुआ। तो अंदर जाके बैठा मैं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे चाय पीनी है। तो चाय लेकर के उस चौकीदार की बहू आई। वो बहू जो थी उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ उसका जो ये कलाई जो है, जो जिससे वो ट्रे पकड़ी हुई थी, वो दिख रहा था, और उसका पैर दिख रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब ये एक जो सीन था मेरे लिए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा अजीब सीन था कि कोई मेरे सामने आ रहा है और बिल्कुल ढका हुआ है, और उसकी जो कलाई थी वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसको देखता रह गया। कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? फिर वो चाय रख के चली गई और चाय मैंने पी, बट मेरे दिमाग में उसकी जो खूबसूरती थी ना, वो घूम रही थी। रात में सोया मैं, तो रात में मुझे लगा कि कुछ आवाजें आ रही हैं आसपास से। तो मैं थोड़ा डर भी गया, मुझे डर लगा कि भाई कुछ तो है तो नहीं, क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो है, इसकी दीवारों में, इसके कमरों में कोई रहस्य है, और ऐसा रहस्य जो मुझे बुला रहा है। जब सुबह निकलने लगा तो मैंने उस कमरे में झांक कर देखने की कोशिश की, जिस कमरे में वो लड़की रहती थी। मैं ड्राइंग रूम में था, कमरा अलग था, तो मुझे वो दिखी लड़की। उस समय बिना बुर्के की थी वो लड़की, बट उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे, कपड़े पूरे तार तार थे उसके, वही सब थे उनके, और कमाल की लड़की खूबसूरत थी। तो वो जो दृश्य था वो मेरे दिमाग में इस कदर घुस गया कि मैसूर से मुंबई पहुंचते पहुंचते मेरे दिमाग में महल की कहानी बिल्कुल फिट हो गई। कि मुझे कहा भी कि आपने देखा होगा कि मैंने महल में जो क्लोजअप दिखाया है, मधुबाला का जो क्लोजअप है, वो ऐसा ही ठीक क्लोजअप है जो कि मैंने देखा था। उसकी सिर्फ वो जो उंगलियां हैं वो दिख रही हैं, वो मैंने कोशिश की दिखाने की। और उसी समय मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, ये कहानी मेरे दिमाग में फिट हो गई और मैंने बनाई, और खुदा की मेहरबानी थी कि मेरी फिल्म जो है काफी चली। बट ये बिल्कुल इंसिडेंट जो था मेरे दिमाग में उस समय ही आ गया था कि मुझे बनानी है। जी। क्या उस समय तक मीना जी की मुलाकात उनकी नहीं हुई थी? अगर मीना जी की मुलाकात उनके उस समय हुई होती तो शायद मधुबाला की जगह मीना जी होती, क्योंकि दोनों ही खूबसूरत अभिनेत्रियां थी। तो ये सवाल शायद मैं पूछ नहीं पाया,
या मेरे ध्यान में नहीं आया जो आप बता रहे हैं। रात रात भर जाग जाग कर इंतजार करते हैं। मीना जी और कमाल अमरोही साहब के जो ताल्लुकात थे, जो रिश्ते थे, जी। वो मतलब अगर हम नेट्स के माध्यम से जानना चाहें, किताबों के माध्यम से जानना चाहें, तो ऐसा बहुत सही दिखता नहीं है। और अगर उनके बेटे ताजदार अमरोही का अगर इंटरव्यू देखें तो उनका हमेशा ऐसा कहना रहा है कि अम्मी उनको बहुत प्यार करती थी, अम्मी और अब्बू जान में बहुत प्यार था। आपकी नजरों में उनके ताल्लुकात कैसे थे? कमाल साहब और जो उनका रिश्ता था मीना कुमारी का, इसके बारे में उन्होंने कभी खुल के बात नहीं की थी। जी, वो कभी खुल के बात खुद भी नहीं करते थे, वो ऐसा बचते थे, वो मतलब वो ऐसा बोलते नहीं थे। बट उस दिन शायद वो कुछ मूड में थे, और चूंकि साथ में मेरे निदा फाजी जी भी थे और वो काफी उनके करीबी थे, निदा फाजी, संबंध काफी अच्छे थे उनके, तो हम दोनों भी सवाल कर रहे थे, शायद ज्यादा खुले हुए थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे याद आ रहा है कि देखो मीना जी जो थी वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, मैं उन्हें अपनी प्रेरणा मानता हूं, मेरी प्रेरणा थी वो। और एक अजीब बात थी कि जितना मैंने उनको प्यार किया उतना ही दर्द दिया उनको मैंने। अच्छा, ये उनका मतलब मानना था? उनका ही शब्द है कि जितना मैंने उनको अच्छा। प्यार किया उतना ही दर्द दिया और उतना ही दर्द सहा मैंने। उनके प्यार से महरूम होकर के जितना दर्द मैंने सहा उतना ही दर्द मैंने उनको दिया भी। और जो मेरा रिश्ता था वो रिश्ता बड़ा अजीब था, बेइंतहा प्यार, कभी बेइंतहा नफरत। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा प्यार था ना, वो सब यूं समझिए आपकी, वो ये कहते थे बार बार, 2-3 बार कहा उन्होंने कि मुझे जीने की प्रेरणा मिलती थी उनसे। भले ही मैं उनसे बिल्कुल नफरत भी करता था, लेकिन फिर भी जो मुझे प्रेरणा जीने की मिलती थी वो उनसे ही मिलती थी। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब उनके अंतिम दिन थे मीना कुमारी के, तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे गिले शिकवे भूल करके जो कुछ संभव मुझसे हुआ उनके साथ रहने के लिए, उनके लिए मैंने किया उनके लिए, क्योंकि वो एक अजीब शख्सियत थी। और मैं वो मतलब बार बार यही कहते थे कि बेइंतहा प्यार एक तरफ, बेइंतहा नफरत एक तरफ, इस दोनों का कोई वो नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मैं समझ नहीं पाया। वो खुद ही बोलते थे ऐसा क्यों हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन जितना ही प्यार उतना ही दर्द, उतना ही नफरत, सारी बातें थी साथ में। लेकिन फिर भी जो प्यार मैंने उनसे किया वो अद्भुत था, मतलब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और शायद नफरत ही मैंने उतनी नहीं की उनसे। दर्द सहा, दर्द दिया, दोनों वर्ड उनका ही था। जितना दर्द मैंने सहा जितना दर्द मैंने दिया। और जब वो मेरे पास नहीं होती थी तो मुझे उनकी कमी खलती थी। जी जी, उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो पश्चाताप में जी रहे हैं या पश्चाताप कर रहे हाँ, हैं। ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसी उन्होंने कहा कि जब वो अंतिम समय में थी तो मुझे जितना मेरे से हो सका मैंने उनके लिए किया, उनके पास रहा, उनसे अच्छे से बातें की, मतलब उनको जितना भी सुकून दे सकूं मैं, ये मेरी कोशिश रही कि उनको उतना सुकून मैं दे पाऊं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि शायद उनको ये कहीं न कहीं फील होता हो। जब उनको पश्चाताप था तो मीना जी के हॉस्पिटल बिल चुकाने में उन्होंने सीधा सीधे पल्ला क्यों झाड़ दिया? मतलब ये मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आई एम श्योर कि ये चीजें, ये बातें तो नहीं हुई होंगी, या हुई होंगी तो मुझे बताइए। ये बात तो नहीं हुई थी, इस बारे में तो कोई सवाल नहीं पूछा गया था उनसे। लेकिन देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। हो सकता है कि जो नफरत की बात वो करते थे वो बात उनके दिमाग में अचानक आ जाती हो कि भाई मेरे, हाँ, मतलब वो बात कहीं कहीं दिमाग में घुसती हो, तो उस चक्कर में उनके फिर वो जुनून आता होगा कि नहीं, छोड़ो जाने, जो हो गया सो हो गया। बट अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में मतलब शायद ऐसी मोहब्बत देखने को मिलती नहीं है कहीं। जी, एक तो वो निर्देशक थे, कला के पारखी थे, तो वो इमोशन का ही
इमोशन का ही खेल था, अगर उनके जीवन में देखें कि अगर हाँ, ये बात तो सही, ये बात तो सही, तो ये बात सही। मतलब एक आदमी जब बात कर रहा होता है तो जी। सामने वाले को ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बनावटीपना दिखा रहा है, ऐसा कुछ महसूस किया आपने कि वो उनकी जो बातें हो रही हैं वो दिल से आ रही हैं या एक मैनिपुलेशन के तहत आ रही हैं या फिर कुछ और ही आ रहा है, ऐसा कुछ आपको लगा उस समय? नहीं, मुझे तो ये लग रहा था कि एक आदमी मुझसे बात करते हुए बिल्कुल सहज है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से वो बातें कर रहे थे ना, वो अगर आप बनावटीपन आपके चेहरे पे दिख जाता है। जी 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 बिल्कुल। अगर आप अच्छे किरदार हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो अलग बात, छिपा लेंगे उस चीज को आप। लेकिन सामान्य आदमी अगर बात करेगा ना, तो उसके चेहरे पे बात आ जाएगी कि ये किस भाव से बोल रहा है। बट वो जिस तरह से बात मुझसे, क्योंकि देखिए बीमार थे, उसमें चल रहे थे, वो कई बार लेटते थे, फिर उठते थे, फिर लेटते थे। तो उस दौरान जो उनका चेहरा, जब वो मतलब याद करते थे मीना कुमारी को, तो वो चेहरा उनका थोड़ा अजीब हो जाता था। मतलब काफी बोलेंगे ना, आदमी खुश हो गया उस नाम को आते, लेकिन क्षण भर में फिर सामान्य हो गया कि नहीं, शायद ये नाम नहीं लेना है मुझे। पर वो दोनों का मतलब कहेंगे ना कि भावों का उतार चढ़ाव बड़ा अजीब था। बिल्कुल थोड़ी सी बात हुई थी उनसे कि सर, वो उन्होंने कहा मुझसे कि देखो, वो जो किरदार था उनका, उसका नाम था साहिब जान। जी जी। जो नाम था ना मीना कुमारी का पाकीज़ा में, जी जी, शायद नाम था उनका साहिब जान। जी। तो उन्होंने कहा कि साहिब जान जो लड़की है, ये लड़की मतलब जो उसका जो लास्ट सीन है, जो बोलती है, खड़ी होती है, तो वो खड़ी होती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी पहचान है, उस पहचान के लिए वो खड़ी होती है। तो क्या जो एक तवायफ है, उसको अपनी पहचान का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो वो होना चाहिए। इसलिए मैंने मतलब जो वहाँ पे डायलॉग लिखे और जो मैंने वहाँ पे वो सीन रखा, उसका पर्पस यही था कि वो एक औरत है जो अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपनी पहचान के लिए उठ के खड़ी हो गई। तो मैं कहना था कि ये संदेश जाना चाहिए इस सिनेमा के माध्यम से कि जो महिलाएं हैं या पुरुष कोई भी हो, उसका अपना एक अस्तित्व एग्जिस्टेंस है, वो उसको नकारा नहीं जा सकता है। और उसकी जो पहचान है, वो पहचान उसकी हमेशा बनी रहनी चाहिए और उसके लिए उसको संघर्ष करना चाहिए। मेरी भी पहचान है और इसके लिए मैं लड़ूंगा, ये उनका कहना था उस सीन के बारे में। क्योंकि पाकीज़ा के बारे में जो जितना मैंने पढ़ा और आपसे बात करने के क्रम में जो तैयारियां मेरी थी, तो वैसी स्थिति में जैसे पाकीज़ा फिल्म सबसे पहले शुरू हुई वो ब्लैक एंड व्हाइट में, जिसमें अशोक कुमार साहब मुख्य किरदार में थे। बाद में जब फिल्म दोबारा शुरू हुई तो अशोक कुमार साहब एक छोटे से रोल में आ गए। हालांकि मीना जी का सपना था कि वो अशोक कुमार साहब की हीरोइन बने, लेकिन वो बन नहीं पाई शायद, जहां तक मेरी जानकारी कहती है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि पाकीज़ा जब रिलीज हुई और जब रिलीज होने के बाद अचानक मीना जी के इंतकाल की खबर आई, तो कमाल साहब का जो अपना फिल्म के प्रति विजन था, तो दर्शकों का जो रुझान आया, वो मुझे लगता है कि मीना जी के इंतकाल के बाद मीना जी को देखने की होड़ के कारण हो सकता है कि ये फिल्म हिट हुई हो। और बाद में ये समझ में आया हो कि नहीं, पाकीज़ा अच्छी फिल्म है, लेकिन प्रथम दृष्टया जब दर्शक जब अंदर घुसते थे तो शायद मीना जी को ही देखने के लिए, मीना जी की अंतिम फिल्म को ही याद करके उनको एक तरह से श्रद्धांजलि ही देने के लिए हॉल में इतनी भीड़ उमड़ी थी। इस बात को माना जा सकता है, इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं हो सकती है। बाकी फिल्म की अपनी, लेकिन इधर की पाकीज़ा बनाने में उनको लगे 14 साल। जी जी। तो पूरा जो पीरियड है फिल्म का, ये 14 ईयर का है। और वो बोलते थे बार बार कमाल साहब कि साहब ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसके बनने में कई व्यवधान आए, कई परेशानियां आई, पैसे की, इसकी उसकी, लेकिन अल्टीमेटली ये फिल्म बन गई। और बन गई, और यही था कि बनने के बाद वो नहीं रही, मीना जी नहीं रही। अगर वो होती तो शायद कुछ और बात होती, इस फिल्म को देखती तो अच्छा लगता उनको, लेकिन वो नहीं रही। लेकिन मेरे लिए तो, उनके लिए तो ये फिल्म जो था, मतलब कि बोले कि मेरे लिए तो ये फिल्म जो है वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था।
जिसे मैंने जी, क्योंकि पाकीज़ा को के अगर अंतिम दृश्यों को अगर हम लोग अब देखते हैं या गौर से देखते हैं या कुछ चीजें पढ़ने जानने के बाद देखते हैं, तो मीना कुमारी जी वाकई कुछ शॉट्स में बीमार दिखती हैं। दिखती है, हाँ दिखती है, चेहरे दिखती है, दिखती हैं वो। तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। अभी हम लोग एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि कमाल अमरोही साहब ने कमाल स्टूडियो बनाया था। हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि उनका बड़ा लगाव था कमाल स्टूडियो के प्रति, कमाल स्टूडियो से। तो ऐसी कोई बातचीत हो या कुछ आपको ऐसा लगा कि ये बातचीत कमाल अमरोही और कमाल स्टूडियो में कमाल अमरोही साहब की आत्मा बसती है या जान लगता था कि उन्हें बहुत प्यारा लगता था? तो कुछ कमाल अमरोही स्टूडियो के बारे में कुछ संस्मरण है क्या? हाँ, हल्की सी बात मुझे तक याद आ रही है। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, मुझे याद है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये स्टूडियो है एक ऐसा स्टूडियो बने कि यहाँ जितनी फिल्में बने वो सारी फिल्में एक इतिहास के रूप में दर्ज हो जाएं। अच्छा। वो एक इतिहास बन जाए और इसका हर कोना उन फिल्मों के कलात्मक सौंदर्य की गवाही दे। ये वर्ड था उनका कि इस स्टूडियो का हर कोना यहाँ बनने वाली फिल्मों के कलात्मक सौंदर्य की गवाही दे। ये वर्ड उन्होंने मुझे याद आ रहा है यूज किया था कि यहाँ बनने वाली फिल्मों का यहाँ का हर कोना उन फिल्मों के कलात्मक सौंदर्य की गवाही दे। तो मतलब अगर ऐसा कोई फिल्मकार कहता है, इसका मतलब जाहिर है कि उस चीज से उसका कितना प्रेम है और वो उसको किस रूप में देखना चाहता है। उसके लिए सिर्फ स्टूडियो नहीं है, वो एक उसके लिए एक मतलब एक सच्ची संस्था है जहाँ कुछ अच्छा बने। बड़ी अच्छी बातचीत रही राजेश सर आपसे, और हम चाहेंगे कि आपके इतने लंबे अनुभव का हम ये एक एपिसोड में इसको समेटना बहुत मुश्किल है। हम आपसे गुजारिश करते हैं और एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपने ऐसे हिंदी सिनेमा के ऐसे महान शख्सियतों की का इंटरव्यू लिया है, उस इंटरव्यू का जो हिस्सा है हम चाहेंगे कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। और हम अभी आपसे विदा लेंगे, लेकिन इस वादे के साथ आपसे हम विदा लेंगे कि आप हमारे इस अपील पर गौर करें कि हम आपको भविष्य में फिर एक आपके पूरे अनुभव को हम एक सीरीज बना के अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारी ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है उन शख्सियतों के साथ जो आपने सामने देखा है। क्योंकि हम लोग का जो जनरेशन है वो तो समझ लीजिए गूगल देख के हम लोग पढ़ते हैं और यही अल्टीमेट मान लेते हैं, लेकिन जो आपने महसूस किया है, जो आपने अभी ऐसी चीज बताई, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि महल फिल्म का जो एक्सपीरियंस आपने बताया ये कहीं पब्लिक डोमेन में है, मुझे नहीं लगता है। शायद नहीं बड़ा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर कि आप हमारे गोल्डन मोमेंट पे आए, हमें आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की मुलाकात जो वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार सिन्हा जी से थी, जिन्होंने कमाल अमरोही साहब का इंटरव्यू लिया था जब वो पत्रकारिता में मुंबई आए थे, और करीब 30-32 साल की उम्र में उन्होंने कमाल अमरोही साहब से मुलाकात की। सचमुच के बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे लोगों से रूबरू हुए, उनसे बातचीत की, उनके एक्शन उनके रिएक्शन को समझा। और हम भी उतने ही भाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन कमाल अमरोही साहब की उस शख्सियत को हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं राजेश सिन्हा साहब के साथ, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।